दोस्तों, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हम जो एजुकेशन लेते हैं उसको लेने के प्रति हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा मेन मोटो ये होता है कि हिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में जो घटनाएं हुई हैं वो दोबारा रिपीट ना हो। अगर अच्छी घटनाएं हुई हैं तो उसे सीख लें और आने वाले समय में उसको अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों, हिस्ट्री से हमने क्या सीखा उसके लिए मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। आप खुद रिलेट करिएगा कि ये कैरेक्टर आज के समय में कहाँ पर मैच करता है और इस कैरेक्टर से आप किसको रिलेट कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने पूरी कंट्री में लोगों की भलाई के लिए एक मुहिम उठाया और धीरे धीरे वो डिक्टेटर बन गया, तानाशाह बन गया। दोस्तों, मैं इटली के तानाशाह मोसोलिनी की बात कर रहा हूँ, बेनिटो मुसोलिनी। इटली में उस टाइम पर एक नियम था कि इटली में 12 साल के बाद हर एक बच्चे को मिलिट्री में शामिल होना पड़ता था। बेनिटो मुसोलिनी क्या करता है कि इटली को छोड़कर जर्मनी भाग जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कुछ समय के बाद वो फिर इटली आता है। अपने गांव में ना आकर वो मिलिट्री में भर्ती होता है। फिर कुछ टाइम तक मिलिट्री में वर्क करता है। उसके बाद 1914 में वो एक जर्नलिस्ट बन जाता है, एक पत्रकार बन जाता है। जब वो जर्नलिस्ट बनता है तो वो 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा होता है तब वो एक आर्टिकल लिखता है। उस आर्टिकल में वो ये लिखता है कि इटली को भी जर्मनी और फ्रांस का साथ देना चाहिए, उनके साथ लड़ाई में शामिल होना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। इस मीडिया एजेंसी में वो काम कर रहा होता है, वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे 1919 आते आते वो क्या करता है कि वहाँ की सरकार मतलब वहाँ के लोगों में वो फेमस हो जाता है और 1919 आते आते वो एक पार्टी बना लेता है, बहुत मजबूत पार्टी बना लेता है। उसके बाद 1922 आते आते वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। जब वो प्रधानमंत्री बनता है तब वहाँ पर वो डेमोक्रेसी की बात करता है, नेशन स्टेट की बात करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या करता है कि वो वहाँ पर एक ऐसी फिलॉसफी को बिल्डअप कर देता है जहाँ पर लोग देश के लिए कटने मरने को तैयार हों, एक ही तरीके के लोग वहाँ पर हों। इस तरीके की विचारधारा इटली में इम्प्लीमेंट कर देता है। धीरे धीरे वो ऐसा करता है कि मोसोलिनी के अलावा दूसरी पार्टी सामने खड़ी ही नहीं हो पाती। इतना ज़्यादा अत्याचार करने के बाद भी इटली में बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जो बेनिटो मुसोलिनी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। इसके पीछे कारण ये था क्यों वहाँ की जनता उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। 60% वोट के साथ 60% वोट मार्जिन के साथ वो कैसे जीत कर आ जाता था। इसके पीछे रीज़न ये था दोस्तों कि वो वहाँ की जो मीडिया थी उसको खरीद लेता है, उसको डरा धमका कर अपने तरफ कर लेता है कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ, मुसोलिनी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसे या तो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या उसे जेल भेज दिया जाएगा या तो गोली मार दी जाएगी। बहुत से ऐसे तरीके थे, डायरेक्ट वे में नहीं करता था, ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट वे में करता था। लेकिन धीरे 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 वो ऐसा बिल्डअप बना देता है अपने इटली के अंदर कि लोग उसे भगवान का रूप समझने लगते हैं। लोग कहते हैं कि ये एक भगवान का अवतार है। धीरे धीरे वो क्या करता है कि कैथोलिक जो लोग होते हैं उनके लिए बात करना शुरू कर देता है, एक ही तरीके के धर्म के लिए बात करना शुरू कर देता है कि देश में एक ही तरीके के धर्म के लोग होने चाहिए। धीरे धीरे क्या होता है कि पूरी मीडिया, पूरे हाउसेस सबको खरीद कर सिर्फ वही रह पाता है वहाँ पर। लेकिन इसका परिणाम लास्ट आते आते जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसके बाद आते आते एक समय ऐसा आता है कि जब वो भाग जाता है, जब ऐसा हो जाता है कि लोग उसे पसंद करना छोड़ देते हैं तो वो इटली छोड़कर भाग रहा होता है। तब तक उसके साथियों के साथ, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसको पकड़ के वहाँ के एक शहर में उसको उल्टा लटका देते हैं, उसको मार देते हैं गोली मारकर। 7 से 8 लोग होते हैं, गोली मारकर उनको उल्टा लटका दिया जाता है। जब उसको लोग देखते हैं, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया है, इस समय की स्टोरी बता रहा हूँ दोस्तों। जब उसको लोग देखते हैं, उसकी लाश को देखते हैं, पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उल्टा लटकाया हुआ होता है, तो लोग उसके मुंह में चूहे डाल देते हैं, पेशाब कर देते हैं उसके ऊपर। उसकी लाश को इतने पत्थरों से मारते हैं कोई पहचान नहीं पाता है। तो अंत उसका इतना गंदा हुआ कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है दोस्तों। अब कहा यह भी जाता है कि उसका न्यूज़ जब हिटलर के पास पहुंचा जर्मनी में तो उसने कह दिया था कि मेरी लाश दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, देश की जनता के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए शायद ये भी कहा जाता है, इसीलिए उसने खुद को गोली मार ली थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी किससे रिलेट कर पा रहे हैं? क्या ऐसा आज के समय में कहीं हो रहा है? क्या इस तरीके से टोटलिटिज्म को कोई ऐसा व्यक्ति है जो फॉलो कर रहा है कि एक ही तरीके के लोग होने चाहिए, सिर्फ एक ही पावर होना चाहिए, ऐसा कोई सोचता है?
क्या इस तरीके से की सोच को हमें रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? इतिहास से हमें इस तरीके की सीख लेनी चाहिए कि गलत चीज़ें दोबारा हो, गलत फिलॉसफी अगर डेवलप हो, गलत मानसिकता अगर पॉलिटिक्स में डेवलप हो तो उसे नस्तो नाबूद करना चाहिए या नहीं? आप इस पर, आपका इस पर क्या राय है? इतने कम समय में पूरी स्टोरी को नहीं बताया सकता, लेकिन मैंने एक पॉइंट रखा कि इस तरीके की फिलॉसफी को अगर कहीं पर जन्म ले रहा हो तो उसे हमें कैसे ख़त्म करना चाहिए और क्यों ख़त्म करना चाहिए? बाकी आपका इस पर क्या राय है? बेनिटो मुसोलिनी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है हमारे देश में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें।